नमस्कार। साहित्य और कलाओं के इस महाकुंभ, इस अंतर्राष्ट्रीय महोत्सव विश्वरंग 2022 में 5वें दिन के सत्र में आप सबका हार्दिक अभिनंदन, स्वागत है। मैं अनुराग तिवारी विश्वरंग परिवार की ओर से आपका स्वागत करता हूँ। मित्रों, जिस सत्र के लिए हम यहाँ उपस्थित हैं वो हिंदू उर्दू की प्रेम कविताओं पर आधारित है और उसके रचनाकार, हमारे प्रिय रचनाकार ऑलरेडी हमारे साथ उपस्थित हैं, हमारे मंच पे अपनी जगह ले चुके हैं, डायस पे, अपने अपने स्थानों पे। इन सबका मैं स्वागत करता हूँ। श्री मदन कश्यप वरिष्ठ कवि, प्रसिद्ध कवि, श्री कृष्ण कल्पित, श्री बलराम गुमास्ता, श्री ब्रजेश अंबर, डॉक्टर रति सक्सेना, श्री प्रकाश शुक्ल, ब्रजरतन जोशी जी, और आज के सत्र को मॉडरेट करने के लिए हमारे बीच हैं श्री प्रेमचंद गांधी। मित्रों, मैं बहुत ज़्यादा समय ना लेते हुए छोटी बात कह के संचालन की बागडोर प्रेमचंद जी को सौंपूंगा कि प्रेम, जैसा कि मैं कह रहा था कि प्रेम एक कठिन प्रेत है और उसकी साधना के लिए संयम चाहिए और एक लंबी साध के बाद प्रेम को हम भाषा में पकड़ पाते हैं। और इस सब का प्रयत्न जो है वो कवि समाज लगातार करते रहा है वर्षों से, मतलब जब से कविता है इस पृथ्वी पे, तब से ये प्रयत्न होते रहे। और धीरे धीरे जब वो ग्रिप में आता है तो लोग सिद्धहस्त होते हैं, और वैसे ही कुछ हस्तियां हमारे बीच मौजूद हैं, तो हम उनसे ही सुनेंगे। और जैसे कि लगभग ये प्रेम की एक नाव है और ये सब यहाँ बैठे सब सहयात्री हैं, तो मैं ये पतवार जो है, संचालन की पतवार प्रेमचंद गांधी जी को सौंपता हूँ कि वो इसको अपने मुकाम तक पहुँचाएं इस कश्ती को, और समय की सीमाओं का ध्यान रखते हुए हम चलेंगे ताकि आगे आने वाले सत्रों का भी संचालन सुचारू रूप से हो पाए। श्री प्रेमचंद गांधी। धन्यवाद अनुराग जी, और आप सबका स्वागत है। और आज मेरे साथ इस मंच पर बहुत महत्वपूर्ण कवि हैं और 1 घंटे के सत्र में हमें 9 कवियों का कविता पाठ सुनना है। मैं तो यही चाहूँगा कि हम 5 मिनट का समय लेके चलें तो शायद हम सभी को ढंग से सुन पाएंगे और समय से के साथ चल पाएंगे। तो मैं ज़्यादा समय नहीं लेते हुए मैं हमारे राजस्थान से आए हुए युवा कवि भाई ब्रजरतन जोशी से अनुरोध करूँगा कि वे अपनी कविताएं सुनाएं। मैं बिना किसी औपचारिकता के समय की सीमा को ध्यान रखते हुए सीधे कविता पाठ आरंभ करता हूँ। शब्दों से खेलते हुए, शब्दों से खेलते खेलते मैं भाषा को ढूंढता हूँ, मैं भाषा को ढूंढता हूँ। एक शब्द प्रेम, एक शब्द प्रेम इस खेल में छूटता टूटता है बार बार। एक शब्द प्रेम इस खेल में छूटता टूटता है बार बार। मैं हर बार एक नए ईश्वर की रचना करता हूँ, मैं हर बार एक नए ईश्वर की रचना करता हूँ और करता हूँ प्रार्थना, इसे बचाए रखना मेरे पास मेरे लिए। प्रेम लिखते ही भीग जाते हैं शब्दकोश के सारे शब्द। प्रेम लिखते ही भीग जाते हैं शब्दकोश के सारे शब्द। प्रेम सुनते ही शांत हो जाती है सारी हलचल। प्रेम सुनते ही शांत हो जाती है सारी हलचल। कुएं की जगत पर बने चिन्ह रह रह कर उभरते हैं सपनों में। कुएं की जगत पर बने चिन्ह रह रह कर उभरते हैं सपनों में। मैं उन्हीं के सहारे पहुंचता हूं तुम्हारे पास। मृत्यु चरम क्षण है प्रेम का। मृत्यु चरम क्षण है प्रेम का, जहां एक हो जाता है जीवन, जहां एक हो जाता है जीवन।
मृत्यु प्रेम के साथ आती है। मृत्यु प्रेम के साथ आती है ताकि सहेज सके जीवन, ताकि सहेज सके जीवन। मृत्यु कभी नहीं भूलती प्रेम को, मृत्यु कभी नहीं भूलती प्रेम को। जीवन प्रेम और मृत्यु की ही तो जुगलबंदी है। जीवन प्रेम और मृत्यु की ही तो जुगलबंदी है। दोनों झांकते हैं जीवन के सपनों में। जीवन करता है अभिषेक पाने एक और प्रेम पूर्ण मृत्यु। तुम मुझे चाहो तो चाहना, तुम मुझे चाहो तो चाहना, जैसे बारिश चाहती है जीवन को, पाकर जिसे हरी हो जाती है पृथ्वी, पाकर जिसे हरी हो जाती है पृथ्वी। और पहले तो जाना ही मत, और पहले तो जाना ही मत। फिर भी अगर पड़े जाना तो जाना ऐसे जैसे बदली से जाता है पानी, जैसे बदली से जाता है पानी। बनने को एक और नई बारिश, गढ़ने को एक और नया जीवन। हम दोनों एक हैं, हम दोनों एक हैं। इस इबारत को लिखते हुए मैं ढह जाता हूं, इस इबारत को लिखते हुए मैं ढह जाता हूं। हम दोनों एक है, इस इबारत को लिखते हुए वह खुद को मुकम्मिल करती है। हमारे ढहने और मुकम्मिल होने के बीच हमारे बच्चे किसी अनचाहे गर्भ की तरह कविता में पलते हैं। तुम आना टूटे दिए में एक पूरी लौ की तरह, तुम आना टूटे दिए में एक पूरी लौ की तरह। अंधकार को हरती, अंधकार को हरती। सिर्फ तेल और बाती ही नहीं, घुला लूंगा अपना मन भी। सिर्फ तेल और बाती ही नहीं, घुला लूंगा अपना मन भी। शाश्वत झरती आत्मा का स्पंदन भी। पिघला मन, शरीर, ज्ञान, काल सब बह जाए। शरीर, ज्ञान, काल सब बह जाए। बस प्रकाश की एक लौ रह जाए जिसमें खिल उठे सारी सृष्टि। दी तुमने मुझे एक और भाषा, दी तुमने मुझे एक और भाषा। धीमी किंतु मंचिती, धीमी किंतु मंचिती। सौंधी सौंधी खुशबू की तरह, सौंधी सौंधी खुशबू की तरह। सचमुच मैं तुम्हारी डाल की तरह नहीं, मैं तुम्हारी डाल की तरह नहीं। रस भीनी सुवास की तरह फैल जाना चाहता हूँ सब और, फैल जाना चाहता हूँ सब और। एक शहर है कसौली। पिछले दिनों मैं शिमला में एसोसिएटशिप पे था, तो मैं कसौली गया था। और कसौली में जिस दिन घूमा उस दिन के कुछ इंप्रेशन मैंने नोट किए थे। उनमें से एक काव्यात्मक उस तरह का है। प्रेम कसौली है, प्रेम कसौली है। सहचर है पागलों का, सहचर है पागलों का। जहाँ खिलते हैं किस्म किस्म के फूल, जहाँ खिलते हैं किस्म किस्म के फूल। कई कई रंगों में करने को अपनी यात्रा पूरी जो रह गई अधूरी। धन्यवाद भाई जोशी। इस सत्र का शीर्षक है हिंदी उर्दू प्रेम कविताएं, और हमारे पास उर्दू के प्रतिनिधि के तौर पर हमारे युवा शायर भाई ब्रजेश अंबर बैठे हैं। ब्रजेश अंबर जोधपुर से आते हैं और बहुत शानदार गज़लें नज़में कहते हैं। मैं ब्रजेश अंबर जी से अनुरोध करूँगा कि वे अपने चुनिंदा गज़लें और नज़में सुनाएं। उर्दू रवायत के मुताबिक सदर मोहतरम से इजाज़त के बाद दो छोटी नज़में, और वक्त ज़्यादा नहीं लूँगा। और
एक आध गजल अगर आप आगे करेगा। नज्म का उन्वान है आसमां के उस तरफ। देखते हैं रात की चादर हटाकर, देखते हैं रात की चादर हटाकर, आसमां के उस तरफ है कौन। देखते हैं रात की चादर हटाकर, आसमां के उस तरफ है कौन, जिसकी चाह में डूबता है रोज सूरज। देखते हैं रात की चादर हटाकर, आसमां के उस तरफ है कौन, जिसकी चाह में डूबता है रोज सूरज। और ये एक नज्म सिर्फ संकेत कर रहा हूँ, इशारा है अगर वो पहुँचती है, क्योंकि इसकी थीम है प्रेम और करुणा। उन्वान है किसी की याद में कब कौन अपनी उम्र खोता है। यहाँ कोई नहीं है, यहाँ कोई नहीं है, बयाबानों में भी आबादियां ही गश्त करती हैं, बयाबानों में भी आबादियां ही गश्त करती हैं। समंदर सी थपेड़े मारती मौजों के फेरे हैं, जमी को हर तरफ से सिर्फ जलती रेत घेरे है। यहाँ कोई नहीं है, बयाबानों में भी आबादियां ही गश्त करती हैं, समंदर सी थपेड़े मारती मौजों के फेरे हैं, जमी को हर तरफ से सिर्फ जलती रेत घेरे है। नमी अब नाम को मिलती कहाँ है इन फजाओं में, नमी अब नाम को मिलती कहाँ है इन फजाओं में। हवा के होंठ सूखे हैं, हवा के होंठ सूखे हैं, अकेला ऊंट अपनी दाढ़ की खुजली मिटाता है, अकेला ऊंट अपनी दाढ़ की खुजली मिटाता है। ये सीरी फरहाद और लैला मजनू सबका जी। अकेला ऊंट अपनी दाढ़ की खुजली मिटाता है, किसी की याद में कब कौन अपनी उंगली खोता है। बस एक गजल हासिल करके मतलब पेश खिदमत है। उसने दिया है अब के अजब मशवरा मुझे, उसने दिया है अब के अजब मशवरा मुझे, मैं तुझको भूल जाता हूँ तू भूल जा मुझे। क्या बात। उसने दिया है अब के अजब मशवरा मुझे, मैं तुझको भूल जाता हूँ तू भूल जा मुझे। और शेर देखिए कि हैरान दोनों रह गए सूरत को देखकर, हैरान दोनों रह गए सूरत को देखकर, मैं आईने को देखता हूँ आईना मुझे। हैरान दोनों रह गए सूरत को देखकर, हैरान दोनों रह गए सूरत को देखकर, मैं आईने को देखता हूँ आईना मुझे। दिन है ख्याल उसका तो है रात इंतजार, क्या बात। दिन है ख्याल उसका तो है रात इंतजार, छोड़ा कहाँ है उसने किसी काम का मुझे, छोड़ा कहाँ है उसने किसी काम का मुझे। और यूं माले मुफ्त जान के मुझको न खर्च कर, यूं माले मुफ्त जान के मुझको न खर्च कर, तेरा यकीन हूँ कल के लिए तो बचा मुझे, तेरा यकीन हूँ कल के लिए तो बचा मुझे। और ता फिर न कोई नाम मोहब्बत का ले सके, ऑनर किलिंग को ध्यान में रखिए। ता फिर न कोई नाम मोहब्बत का ले सके, इस वास्ते दरख्त पे लटका गया मुझे। ता फिर न कोई नाम मोहब्बत का ले सके, इस वास्ते दरख्त पे लटका गया मुझे। और कब से मचल रहा है परेशान सा कोई, कब से मचल रहा है परेशान सा कोई, कहता है जिस्मो जान से बाहर तो ला मुझे। कब से मचल रहा है परेशान सा कोई, कहता है जिस्मो जान से बाहर तो ला मुझे, कहता है जिस्मो जान से बाहर तो ला मुझे। और मक्का पेश है तो कैसे कहूँ कि इसकी तो हसरत ही रह गई, कैसे कहूँ कि इसकी तो हसरत ही रह गई, अंबर तुम्हारी तरह कोई चाहता मुझे। कैसे कहूँ कि इसकी तो हसरत ही रह गई, कैसे कहूँ कि इसकी तो हसरत ही रह गई, अंबर तुम्हारी तरह कोई चाहता मुझे। उसने दिया है अब के अजब मशवरा मुझे, मैं तुझको भूल जाता हूँ तू भूल जा मुझे। बहुत शुक्रिया। बहुत शुक्रिया भाई विजय शंकर। और मैं शहर बनारस से आए हमारे बहुत प्रसिद्ध कवि भाई श्री प्रकाश शुक्ल से आग्रह करता हूँ कि अपनी कविताएं पढ़ें। श्री प्रकाश।
मंचस्थ कविगण और उपस्थित सहृदय श्रोतागण, मैं सिर्फ एक कविता पढ़ूंगा, कोरोना में किचन। ये कविता कोरोना के बीच, जो महामारी आई थी उसके बीच लिखी गई है और इसमें दाम्पत्य प्रेम पर यह केंद्रित कविता है और जिसमें कि बदली स्थितियों में प्रेम किस स्वरूप में आकार लेता है उसके बारे में है। अब एक ऐसे समय में जहां बाहर कोयल कूक रही है और भीतर तुम्हारा यह गूगर, मैं मदद करना चाहता हूं और तुम हो कि खिसिया रही हो। एक ऐसे समय में जहां बाहर कोयल कूक रही है और भीतर तुम्हारा यह गूगर, मैं मदद करना चाहता हूं और तुम हो कि खिसिया रही हो। जब जब घुसता हूँ रसोई घर में, जब जब सोचता हूँ बेलन उठा ही लूँ, छिली हुई मटर व आलू को छौंक ही दूँ आज, तुम दौड़ी चली आती हो फैलाने, बिखराने, लीपने, पोतने के साथ, तहस नहस करने की कई धाराओं के बीच मेरा चालान कर ही देती हो। सब इधर उधर कर दिया, कहीं कुछ मिल नहीं रहा, जैसा कुछ बड़बड़ाने लगती हो। माना कि यह तुम्हारा परिसर है, माना कि यह तुम्हारा परिसर है, तुमने इसे बहुत मेहनत से सजाया है। तुम्हारे लिए यह तुम्हारे पूजा घर से भी पवित्र है, जहाँ सिर खुजलाना और रोटी बेलना एक साथ संभव नहीं है। इसके साथ इसे भी मानने में कोई हर्ज नहीं है, इसके साथ इसे भी मानने में कोई हर्ज नहीं है कि अपने प्रेम में तुम इतनी उदार तो हो ही कि आटा गूंथते समय एक फोटो की इजाज़त तो दे ही सकती हो। याद करिए उस दौर में जो इस तरह का पारिवारिक जीवन में तस्वीरें बाहर आ रही थी। इसके साथ इसे भी मानने में कोई हर्ज नहीं है कि अपने प्रेम में तुम इतनी उदार तो हो ही कि आटा गूंथते समय एक फोटो की इजाज़त दे ही सकती हो, जिसे मैं चावल धोने और सब्जी चलाने की तस्वीर के साथ तुम्हारे प्रति प्रेम के दस्तावेज के रूप में किसी दीवार पर टांग ही सकता हूँ। कि प्रेम भी तो एक टंगी हुई तस्वीर ही है, कि प्रेम भी तो एक टंगी हुई तस्वीर ही है, जिसे छूकर यह बताया जा सकता है कि मैंने भी इस कठिन समय में कुछ न कुछ तुम्हारा ख्याल तो रखा ही था, कि मैंने भी इस कठिन समय में कुछ न कुछ तुम्हारा ख्याल तो रखा ही था। लेकिन तनिक सोचो कि विषाक्त जीवाणुओं से भरे इस संसार में, जहाँ फिलहाल कोई भी चीज़ अपनी जगह पर नहीं रह गई है, कुछ कहने को आतुर हुए होठ आँखों के एक सूखे इनकार में खुल रहे हों, कोरोना में किचन का व्यवस्थित रहना कितना उचित है। कोरोना में किचन का व्यवस्थित रहना कितना उचित है। ठीक ऐसे समय में जहाँ नज़दीकियाँ योजन भर दूरियों में रूपांतरित हो गई हों, नदियाँ फैलकर समुद्र बन गई हों और सड़कें उलटकर आकाश, चम्मच की जगह पड़े रहना क्या हमारे प्रेम का ठहर जाना नहीं है। चम्मच की जगह पड़े रहना क्या हमारे प्रेम का ठहर जाना नहीं है। जीवन कई बार रखाव में नहीं बिखराव में होता है। जीवन कई बार रखाव में नहीं बिखराव में होता है। स्वाद पकी दाल में ही नहीं जले भात में भी होता है, जले भात में भी होता है। बहुत 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 शुक्रिया भाई भटा जी। और अब मैं हमारे बीच वरिष्ठ कवि रति सक्सेना जी बैठी हैं। आप देश विदेश की कई फेस्टिवल्स में शिरकत करती रहती हैं। बहुत खुशी है कि आज हमारे बीच रति सक्सेना जी त्रिवेंद्रम से आती हैं, हमारे अपने शहर जयपुर की हैं, यानी हाँ हमारी बड़ी बहन। मैं उल्टे से शुरू कर रही हूँ। दो बूढ़े। धीरे धीरे शब्द पत्थर बनते जा रहे थे, मेज पर रखे फलों की तरह। वे 50 सालों से एक दूसरे के सामने बैठे पत्थर बनने ही जा रहे थे।
कि उसने कमरे की हवा को फेफड़ों की तरफ सरकाया, जोर से ताकत लगाई और होंठों और दांतों के बीच से सीटी बजने लगी। दूसरे की आंखों से नमी चूने लगी। पहाड़ और नदी के बीच उन्होंने कुछ क्षण अपने लिए बटोर लिए, दो बूढ़े। ये यूक्रेन युद्ध में जो वृद्धावस्था का ही प्रेम है। मेरे कोलों में इतना दर्द है कि मैं दरवाजे तक नहीं जा सकती। भीड़ मेरी खिड़की के सामने से, मेरे कोलों में इतना दर्द है कि मैं दरवाजे तक नहीं जा सकती। भीड़ मेरी खिड़की के सामने से गुजरती है। सूखे उदास चेहरे लिए मैं दीवार से टिकी साइकिल को देखती हूँ। मैं और मेरी साइकिल उन सब जगह घूम आते हैं जहाँ मैं तुम्हारे साथ घूमी थी पिछली बार। खिड़की मुस्कुराने लगती है, दरवाजा भड़बड़ाने लगता है, एक फाइटर जेट ऊपर से गुजरता है। बहुत जल्दी मिलेंगे प्रिय, जल्दी मिलेंगे। इसके बाद में है कवि का जो प्रेम है। मैं क्षमा रहित कुंवर नारायण जी की का वाक्य ले रही हूँ, भीड़ में अकेला। तो भीड़ में अकेला कवि ही होता है, उनका शब्द लेना पड़ा मुझे। उस दिन कवि भीड़ में अकेला था। दीवलों की मध्यम लौ शब्दों की भनभनाहट से बिलकने लगी थी। आवाजें हथौड़े से कनपटी पर धमकने लगी थी। कवि ने घबरा कर हाथ बढ़ाया। एक स्पर्श हथेली पर बैठा। कवि ने हथेलियां बीच ली। ज्यों की सुगंध ने फूल को अपनाया हो, ज्यों की चिड़िया ने टहनी को थामा हो, ज्यों की लता ने टहनी पर कंधा टिकाया हो। स्पर्श गुनगुना रहा था। कवि भीड़ की भनभनाहटों के बीच सुरों से संवाद करने लगा। स्पर्श ने कानों में फुसफुसा कर कहा, कैसे हो कवि? अभी तक अकेला था, अब नहीं। एक बहुत पुरानी कविता सुनो, छोटी सी है, बहुत पुरानी कविता है। मेरे मरुस्थल से सागर के प्रेम की कविता है, 20-25 साल पहले। तो उसका एक छोटा सा हिस्सा, क्योंकि बहुत लंबी कविता थी। किले में सुरंग, ये बहुत पुरानी कविता है। ये इस बार तुमने फिर अपने आप को कैद कर लिया मजबूत किले में, जिसकी बंद सुराखों से मैं हवा बंद कर भी नहीं गुजर सकती। तुम खिले हो धूप से अपने नाम को उजाला देते हुए, और इस बार तुमने उसी को धोखा दिया जिसने तुम्हारे पांव के अंगूठे पर अपनी पलकों से चुंबन दिया। कल मेरी खिड़की पर कंप्यूटर के करीब निशान थे मौत के, जो मैंने झेली थी हर कविता के साथ। मेरी उंगलियां अकड़ गई, गर्दन के पीछे बेहताशा दर्द है, और हर बार मैं खून के दरिया में बदल। अब एक छोटा से वाक्य से बस खत्म कर रही हूँ, बिल्कुल प्रेम को इससे परिभाषित करके। वो पहाड़ी रात एक लंबी कविता का छोटा सा हिस्सा है। कल सपना था और तुम थे, बस तुम थे, तो मैं कहाँ थी। बहुत सुंदर कविता। और अब मैं हमारे वरिष्ठ कवि आदरणीय सुरेश ऋतुपर्ण जी से आग्रह करता हूँ कि वे। सबको नमस्कार। जब से लिखा तेरी बेड़ी में झूमता है गजरा बेला का, जब से लिखा तेरी बेड़ी में झूमता है गजरा बेला का, मेरी डायरी महकने लगी। दूसरी छोटी सी है। हम समझते थे अपने को माली बड़ा होशियार, हम समझते थे अपने को माली बड़ा होशियार, पर हो गए कायल तुम्हारे, देखा जो तुम्हें जूड़े में खिलाते हुए। और मैं एक कविता पढ़ रहा हूँ, इसका शीर्षक है जीवन की पगझरी बेला में स्मृतियों का बसंत। इस कविता का एक छोटा सा रेफरेंस है। उज्बेकिस्तान में घूमते हुए वहां के आधुनिक संग्रहालय में मैंने एक पेंटिंग देखी थी, जिसमें एक वृद्ध युगल खड़ा हुआ है, सामने एक बेंच है, लताएं हैं, और उस पेंटिंग का शीर्षक था वेयर वी मेट फर्स्ट। और वो कविता मेरे दिमाग में घूमती रही बहुत सालों तक, और फिर एक कविता के रूप में सामने आई, तो मैं आपको आज वो कविता सुना रहा हूँ।
आज फिर अचानक आ खड़े हुए हैं हम उसी बेंच के किनारे जहां ठहरा हुआ है वो एक पल जिसमें मिले थे हम तुम। वैसी ही है ये बेंच, वैसी ही है लताएं, दूर कहीं से आती झरने की धार भी वैसी ही है, और वन तुलसा की गंध भी है कितनी जानी पहचानी। मैं भी वही हूँ और तुम भी, मैं भी वही हूँ और तुम भी, पर बीच में से फिसल गए हैं उम्र के बहुत से साल। लेकिन वैसी ही आज भी हमारी धड़कनों की चाल मैं देख रहा हूँ। तुम्हारे झुर्रियों भरे उदास कपोलों के पीछे वही लाली लाज की छाई है, और मेरे चेहरे पर दहकती स्मृतियों की परछाई है। लेकिन तुम खोई हो जाने किस भूल भुलैया में, नहीं जानता अतीत की कौन सी याद तुम्हारी यादों में समाई है। मुझे याद है लेकिन वो पल जैसे अभी अभी घटा हो। इसी बेंच पर बैठे थे हम तुम, थामे थे एक दूसरे का हाथ। इस स्पर्श की गर्मी से पिघल गया था हमारा अकेलापन। मैं जानता हूँ नहीं लौटेंगे उम्र के वे बीते साल, मैं जानता हूँ नहीं लौटेंगे उम्र के वे बीते साल। नहीं लौटेगी खून में दौड़ती आग, नहीं लौटेंगे वे सुहाने सपने, नहीं लौटेगी झरने की धार। कुछ भी तो नहीं लौटता है कभी, लेकिन स्मृतियों की ध्वनियां गूंजती हैं निरंतर गोलाकार। कितने भाग्यशाली हैं हम, हमारा प्यार रहा सदा हमारे साथ। लेकिन आज इस बेंच के किनारे कहीं खो गए हैं हम, खड़े होकर भी दिन महीने सालों को लांघते, अतीत के अंतरालों को पाटते, भटकते फिर रहे हैं किसी कस्तूरी गंध की तलाश में, जो कहीं बाहर नहीं हमारे अंतस में समाई है। प्रिय, इस पुनर्मिलन वेला में भूल जाओ जीवन के उतार चढ़ाव, झूठ फरेब खोया पाया अपना पराया ताने उलाने। भूल जाओ कांटों की चुभन उन्हीं रातों के दुस्वप्न, भूल कर सब विनत भाव से करो स्वीकार। देखो प्रकृति है कितनी उदार कि इस पकी उम्र में हमें साथ साथ अतीत के निर्वात में थामे एक दूसरे का हाथ, भारहीन हो हवा में तैर रहे हैं। न जाने किस अनंत की यात्रा पर निकल पड़े हैं हम, या हम आज प्रिय नियति के हाथ में हमारी जीवन डोर पतंग की तरह उड़ाती है। वो कभी देती है ढील तो कभी खींच लेती है पास। उसके हाथों की कठपुतली हैं हम, वही नचाती है, गिराती है और फिर उठाती है। आओ अतीत को वर्तमान बनाना सीखें। भविष्य एक निरर्थक कल्पना है, आशंका जिसकी वर्तमान को जीने नहीं देती। तन्मयता में जिए गए क्षण ही अतीत के सांचे में ढलते हैं, समय की कसौटी पर निखरता है उनका खरापन। ये बेंच हमारे अतीत की साक्षी है, जिसके पास खड़े हैं हम आज। यही है हमारा वर्तमान, इसे जियो पूरी तन्मयता के साथ। भारहीन हो जाओ अतीत की कड़वी यादों को भूल, डूब जाओ इनकी अथाह गहराइयों में, इसमें डूब कर ही उतरेंगे हम पार। आओ प्रिय, आओ मेरे पास एक बार फिर, मेरी बाहों में समा जाओ। तुम्हारे कपोलों पर बहते खारीपन का स्वाद अभी तक है याद, कांपते अधरों की छुअन मन प्राण में समाई है। तुम्हारी अलकों से आती बेला के गजरे की गंध घटाओं की तरह छाई है। कितने भाग्यशाली हैं हम, आज अचानक एक बार फिर पा लिया है हमने। ओस की बूंद की तरह झिलमिलाता वह अलभ्य क्षण, नश्वर होते हुए भी जो है अमर। आओ प्रिय पास आओ, जीवन की पतझरी बेला में अतिथि बनकर आए। स्मृतियों के इस बसंत का करो स्वागत, भूल दाओ विगत की कर्कटताएं। अंतर मन में बहते स्नेह निर्झर का हम करें संधान, मुग्ध मन दें उसे हृदय का आसन। आओ प्रिय पास आओ, आओ प्रिय पास आओ। धन्यवाद आदरणीय सुरेश जी। और अब मैं आपके शहर भोपाल से वरिष्ठ कवि वही बलराम गुमास्ता जी से आग्रह करने की वचन करता है। बलराम गुमास्ता। सम्मानीय मंच और आदरणीय ममता जी हैं, आचार्य जी हैं, ओम थानवी जी हैं, नवल हैं, ब्रज पीछे हैं, बैठे हुए हैं, तो आप सबका बहुत स्वागत। और
कविताएं, एक कविता है, एक दिन ऐसा कुछ हुआ, सूख रही नदी में झिरपना, करना तुम्हारी याद, उस वक्त तुम अगर मिल गई होती तो आज इस नदी में कौन बहता। 40-50 साल का यह जो एक छूटा हुआ समुद्र है, जिसके मरे हुए पानी का नमक अंधेरा है, किनारों पर रात रात जागकर जो घरौंदे बनाए उनमें भूख है, प्यास है, बदहाली है। तुम अगर मिल गई होती उस वक्त तो आज मैं कहाँ रहता। इस दौरान एक अंधी दौड़ में शामिल, पर जब कभी झपकती हैं आंखें तो हरामपन और बेईमानी से कमाई चीजें जैसे एकदम समाप्त हो जाती हैं। आँख का खुलना और बंद होना चीज़ों का होना और समाप्त होना है। चीज़ें जहाँ समाप्त होती हैं वहाँ जो बचता है वह सचमुच का बचा होना है। जैसे सौका बांधम तुम्हारा उस दिन बनस्थली से पढ़ाई पूरी कर गांव लौटना सचमुच का दिन था। फिर स्वागत में गांव के नागा वंशुओं द्वारा रात रात नाचना गाना, लूका चकुले लूका का गीत कि भालू फल खाता है, भालू फल खाता है। हिमालय की वीरान तलहटियों में बचा हुआ फलों का स्वाद, भालुओं की उछल कूद, पेड़ों का हरापन, यह सब जैसे सचमुच का पर्यावरण था। तुम्हारा घर के पीछे बने पोखर से माछ पकड़कर लाना, पकाना भात, तांबुल के पेड़ पर चढ़कर उसे तोड़ना, उतरना पान की बेल से पत्ता, धरती पर बचा एकमात्र अद्भुत अतिथि सत्कार था। फिर देवता से तुम्हारा झगड़ना कि जब इतनी कम जरूरतें हैं तुम्हारी तो फिर आखिर किसके लिए लेता रहा है देवता लगातार सूदखोरों से कर्जा। किस लिए रखी गिरवी उसने तुम्हारी बांसों की झोपड़ी, पोखर, खेत, तांबुल के गाछ और पान की बेलें। तुम्हारा उस दिन का झगड़ना धरती पर लड़े गए आज तक के सारे झगड़ों में सबसे बड़ा झगड़ा था। बुदबुदाते हुए फिर तुम्हारा मेरी तरफ देखकर मुस्कुराना, हाथ करघे पर बैठकर भूलना बचा हुआ यौवन, उम्मीद का एक गमछा जिसे हिला हिलाकर तुमने विदा किया था मुझे एक रात 300 मेल से, वह रात सचमुच की रात थी। तभी से देश की रेलें फिर व्यस्त रहीं देश की फौजों को ढोने, सीमाओं पर नहीं देश के भीतर ही। कितने बिहू आए और गए पर दिल्ली से आने वाली रेलें तुम्हारे स्टेशन पर फिर कभी नहीं रुकी। यह प्रतीक्षा भी तुम्हारी सचमुच की प्रतीक्षा थी। मैं पता नहीं स्टेशन पर कब से रुका, बैठने की राह देखता नागरिक, और ये सेनाओं से भरी आती जाती रेलें, अथका गया हूँ भला इस तरह अनजाने सफर में कब तक कौन रहता। चाहता हूँ पूरी धरती हाथ में लेकर तुम्हें खोजना, इसी क्रम में बढ़ाता हूँ हाथ, टटोलता हूँ तो बगल में डरी सहमी सोई पत्नी है। ऊंचाइयों खाइयों में है मौत के सन्नाटे, लोहू लुहान है उसका रंग रंग। समूची धरती को मैंने जैसे एक साथ छुआ, एक दिन ऐसा कुछ हुआ। कविता है, माँ के प्रेम के कई रूप हैं। ये कविता प्रेम में शरीर को भी अतिक्रमित किया जाता है, ऐसा भी प्रेम की माँ और बाकी जो प्रेम के संबंध है। नहीं माँ कविता है सोना तखत। नहीं माँ सोना पड़ा है तखत, कल तक इसी पर बैठी रहती थी वह, यहीं से पुकारती थी बेटा। तखत की लकड़ी में तब उमगने लगता था एक भरा पूरा पेड़। आज वहां छाया है अंधेरा, कटे पेड़ की पीड़ा में समाप्त छोर की तरह छूटा हुआ है। यह अंधेरा व्यक्तियों से होता हुआ गली मोहल्ले देश करता हुआ पार गहराता है सोमालिया में, इराक में उफनता बिल्कुल पारदर्शी कहीं डुबोता जा रहा धरती का हर एक खूंटा कोना।
अब यहीं कहीं खोजनी होगी माँ की वह भटकती आवाज़, जो नष्ट होने के खिलाफ लड़ती रही युगों युगांतर तक। अलबत्ता जहाँ सुनी जा सकेगी माँ के पुकारे जाने की आवाज़, खटखटाती एक एक बीच का द्वार, वहाँ हरापन होगा, पीक रहा होगा एक नन्हा सा पौधा, जिसकी जड़ों के आसपास वापस लौट रही होगी धरती। सब जब इस तरह होना है बचने को शेष, एक बूढ़ा हाथ में खाली थैला लिए भाया तो शाम होने से पहले जल्दी जल्दी लौट जाना चाहता है घर। ठीक उसी समय रोती बिलखती छोटी बिटिया को लोरियां गाकर सुलाने जा रही होती है पत्नी सूने तखत पर। धन्यवाद बलराम जी। और अब मैं हमारे शहर के और बड़े मशहूर कवि भाई कृष्ण कल्पित जी से आग्रह करता हूँ, कल्पित जी अपनी कविताएं सुनाएं। सभी को नमस्कार। विश्व रंग हिंदी उर्दू प्रेम कविताएं सत्र के अध्यक्ष मदन कश्यप जी, मेरे कवि मित्रों, सभागार में उपस्थित नंद किशोर आचार्य जी, ममता कालिया जी और भी मेरे मित्रों धानवी और कई मित्रों, मैंने एक बार एक पंक्ति लिखी थी, मैं कविता सुनाऊंगा, उसी जितना समय दिया गया है उसको अतिक्रमित नहीं करूंगा, लेकिन एक आध बात कहना चाहूँगा, 2 कविताएं सुनाऊंगा मैं। कि एक पंक्ति लिखी थी वो आज याद आई सुबह मुझे कि क्या मैं प्रेम कविता लिखे बिना ही मर जाऊंगा। तो प्रेमचंद ने जब ये प्रेमचंद गांधी ने ये पंक्ति सुनी तो उन्होंने कहा नहीं आपने लिखी है प्रेम कविता। तो फिर 1-2 कविताएं हमने खोजी प्रेम कविता के नाम पर, वो अभी मैं सुनाऊंगा। और वैसे प्रेम कविता अपने आप में एक संदिग्ध अवधारणा है, मतलब प्रेम कविता क्या होती है। उर्दू में तो ठीक है कि उर्दू में जो मुख्य उसकी शैली है गज़ल, वो तो प्रेम से ही वाबस्ता है, वो तो माशूक से ही बातचीत है, वो तो प्रेमिका से ही बातचीत है, तो वो तो एक अलग है। हालांकि वो मूल प्रतिज्ञा से बाहर आ चुकी है गज़ल, लेकिन उसकी मूल प्रतिज्ञा अपनी प्रेमिका से उससे बातचीत ही है। लेकिन हिंदी में ऐसा कोई शैली नहीं मिलती है, और वो संबोधित किसको है प्रेम कविता। खैर पहले मैंने यही सोचा था कि वैचारिक सत्र है, इसमें बोलना है। आज ही सुबह पता चला कि नहीं, प्रेम कविताओं पर बातचीत नहीं करनी है, कविता सुनानी है। तो मैं 2 कविताएं सुनाऊंगा, उससे पहले 4 पंक्ति की एक कविता सुनाऊंगा, बड़ी पुरानी मेरी, कि जब मैं रेगिस्तान का रहने वाला हूँ। हाजी जी ने भी ये बात कई बार कही है, तो मैं भी कह देता हूँ, रेगिस्तान का रहने वाला हूँ। मैंने नदियाँ देखी, थोड़ी सूखी हुई, आधी बरसाती, लेकिन पहली बार जब मैंने कोई बहती हुई नदी, कलकल करती हुई नदी देखी, तो वो 4 पंक्तियाँ सुना के मैं 2 कविताएं सुनाऊंगा कि मैं उसको कैसे देखूं। मतलब मैं फर्स्ट टाइम, पहली बार मैं मतलब एक बहती हुई कलकल करती नदी को देखता हूँ। शायद ये प्रेम कविता हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती है। कविता का शीर्षक है नदी। इस तरह देखता रहा बहती हुई नदी को, जैसे तुम्हें देखता हूँ, और कोई रास्ता ही नहीं था मेरे पास। इस तरह देखता रहा बहती हुई नदी को, जैसे तुम्हें देखता हूँ। मैं रेगिस्तान का आदमी, और किस तरह देखता बहती हुई नदी को। और किस तरह देखता बहती हुई नदी को। एक कविता शीर्षक में ही प्रेम कविता है, तो मानना चाहिए कि प्रेम कविता होगा, कि होगी है। कविता का शीर्षक है उमरकोट की सईदा, एक दुर्दांत प्रेम कविता। ये रेगिस्तान का ध्यान रखिए आप, विभाजन की भी कई अनुगूंजें आपको इस कविता में नजर आ सकती हैं। उमरकोट की सईदा थार की कविता है, एक दुर्दांत प्रेम कविता। थार पार कर आऊंगा काली सांडनी पर चढ़कर, तुम्हारे पास पहुंचने से पहले ही गोलियों से भून दिया जाऊंगा, फिर भी मैं आऊंगा। थार पार कर आऊंगा काली सांडनी पर चढ़कर, तुम्हारे पास पहुंचने से पहले ही गोलियों से भून दिया जाऊंगा, फिर भी मैं आऊंगा। रेगिस्तान की किसी झुलसती हुई दोपहर को, या फिर किसी ठंडी चांदनी रात में। सईदा ओ उमरकोट की सईदा, सईदा ओ उमरकोट की सईदा,
क्या तुम्हें पता है दो मुल्कों की सरकारों को चक्कर देकर जब तुम्हारी तरफ धीरे धीरे कदम बढ़ाऊंगा तब मैं कौन सा नगमा गाऊंगा। सईदा, ओ उमरकोट की सईदा, क्या तुम्हें पता है दो मुल्कों की सरकारों को चक्कर देकर जब तुम्हारी तरफ धीरे धीरे कदम बढ़ाऊंगा तब मैं कौन सा नगमा गाऊंगा। बरसों पहले तुमने मुझे एक रोटी दी थी, वह अभी भी मैं खाता हूँ। दुर्लभ, निर्मल और मीठे पानी का एक लोटा, वह अभी भी पीता हूँ। हंडिया में गोश्त भूनकर जब तुम आती थी, यह पूरी सृष्टि प्याज और लहसुन की गंध से भर जाती थी। मैं शाकाहारी हूँ वैसे। बरसों पहले तुमने मुझे एक रोटी दी थी, वह अभी भी मैं खाता हूँ। दुर्लभ, निर्मल और मीठे पानी का एक लोटा, वह अभी भी पीता हूँ। हंडिया में गोश्त भूनकर जब तुम आती थी, ये पूरी सृष्टि प्याज और लहसुन की गंध से भर जाती थी। तुम आई थी भागती हुई लूणी नदी के चौड़े पाट पर, तुम आई थी भागती हुई लूणी नदी के चौड़े पाट पर, अभी भी जरूर होंगे वहां पर तुम्हारे पांवों के निशान। तुमने मुझे दिया था रानी विक्टोरिया का सिक्का, जिसे आज तक मैंने खर्च नहीं किया। तुमने मुझे दिया था रानी विक्टोरिया का सिक्का, जिसे आज तक मैंने खर्च नहीं किया। मुझे मालूम है तुमने झेली है गरीबी, देखे हैं दुख, उठाए हैं जुल्म। तुम्हारे अब्बा मारे गए सीमा पार करते हुए, तुम जीवित रही इंतजार करते हुए। मुझे मालूम है तुमने झेली है गरीबी, देखे हैं दुख, उठाए हैं जुल्म। तुम्हारे अब्बा मारे गए सीमा पार करते हुए, तुम जीवित रही इंतजार करते हुए। तुम बचाना सईदा, बचाना चूल्हे में आँच। तुम बचाना सईदा, बचाना चूल्हे में आँच। आँख में आंसू, कंठ में गान, कोठरी में अन्न। तुम बचाना अपने लंबे केश, अपनी आंखें, पाँव, होंठ, हाथ, स्तन। अपने जिस्म को बचाना सईदा और अपनी आत्मा। अपने जिस्म को बचाना सईदा और अपनी आत्मा। यह समय जाता है, मैं आता हूँ। दो मुल्कों की सरकारें गिरती हैं, मैं आता हूँ। जैसे आती है काली पीली आंधी, मैं आता हूँ। जैसे आती है काली पीली आंधी, मैं आता हूँ। मैं नहीं जाऊँगा अयोध्या, मगध, हस्तिनापुर, बगदाद, ढाका, कराची, कोलकाता। मैं कहीं नहीं जाऊँगा, मैं तुम्हारे पास आऊँगा सईदा। मैं नहीं जाऊँगा अयोध्या, मगध, हस्तिनापुर, बगदाद, ढाका, कराची, कोलकाता। मैं कहीं नहीं जाऊँगा, मैं तुम्हारे पास आऊँगा सईदा। काली सांडनी पर चढ़कर रेत के धोरों पर भागता हुआ, मुझे मालूम है मैं मारा जाऊँगा, मैं मारा जाऊँगा। मुझे मालूम है मैं मारा जाऊँगा, मैं मारा जाऊँगा। तुम फौजियों से मेरे कपड़े, मेरी आत्मा और विक्टोरिया का वह सिक्का मांग लेना जिसे तुमने मुझे दिया था। तुम फौजियों से मेरे कपड़े, मेरी आत्मा और विक्टोरिया का वह सिक्का मांग लेना जिसे तुमने मुझे दिया था। और एक छोटी सी कविता से अपना काव्य पाठ का मैं अंत करता हूँ। ये भी प्रेम के पार होके प्रेम कविता, वापस जाने वाली रेलगाड़ी। इस शीर्षक का एक कविता संग्रह भी है मेरा। बस ये आप ध्यान से सुन लीजिए, मुझे आनंद आएगा सुना के भी। मेरा छोटी सी कविता है। क्या प्यार है, प्यार क्या है, क्या प्यार था आसमान में पतंग की तरह उड़ता। प्यार था आसमान में पतंग की तरह उड़ता, चांदनी रात में दिल की तरह धड़कता हुआ। प्यार था आसमान में पतंग की तरह उड़ता, चांदनी रात में दिल की तरह धड़कता हुआ। प्यार था चारों तरफ से हवाओं की तरह घेरता, दूब पर ओस की तरह छुपा हुआ, गेंद की तरह लुढ़कता हुआ था प्यार। रविवार जैसा सुबह से शाम तक एक प्रसन्न अवकाश। प्यार था जेब में पड़ा हुआ आखिरी सिक्का। प्यार था जेब में पड़ा हुआ आखिरी सिक्का, अंगुलियों के बीच जलती हुई आखिरी सिगरेट, जिसे होना ही था खत्म, जिसे होना ही था खत्म। अनवरत कुछ नहीं रहता, बड़े बड़े युद्ध भी खत्म हो जाते हैं एक दिन। प्यार भी लौट गया एक दोपहर, वापस जाने वाली रेलगाड़ी की तरह। अनवरत कुछ नहीं रहता,
बड़े बड़े युद्ध भी खत्म हो जाते हैं एक दिन, प्यार भी लौट गया एक दोपहर, वापस जाने वाली रेलगाड़ी की तरह। फिर कभी नहीं लौटा प्यार, फिर कभी नहीं लौटा प्यार, व्यभिचार लौटा बार बार, आत्मा के सूने प्लेटफार्म पर शंटिंग करता हुआ, व्यभिचार लौटा बार बार। धन्यवाद। अब मैं कविता पाठ के बाद जो संचालन कर रहे हैं मेरे मित्र प्रेमचंद गांधी, उनसे अनुरोध करूंगा कि वे भी अपनी कविताएं सुनाएं, प्रेम कविताएं, प्रेम कवि से सुनाएं। धन्यवाद। इसका शीर्षक है प्रेम के दिन। कुछ तो अलग होते ही हैं जब आसमान धरती के इतना नजदीक आ जाता है कि आप मनचाहा सितारा तोड़कर प्रिय के बालों में लगा सकते हैं, फूल की तरह। और फूल वो तो खुद ब खुद रास्तों में बिछे चले जाते हैं चुंबनों की तरह। उन दिनों सकरी तंग गलियों में भी खिलने लगते हैं खुशबू के बगीचे। लगातार चौड़ी होती सड़क के बचे खुचे पेड़ों पर परिंदे बना लेते हैं घोंसले। बिना हील हुज्जत के खाकी वर्दी वाले कारिंदे मामूली आदमी को बना लेने देते हैं चौराहे पर कमाई का ठिया। एक मालिन बेचती है नेता और देवताओं के लिए फूल मालाएं, प्रेमियों को गुलाब मुफ्त देती है। अखबारों में न खबरें होती हैं न ही विज्ञापन। ताजमहल, निशात बाग और बेबीलोन के झूलते हुए बगीचों के साथ संसार के सबसे सुंदर उद्यानों की तस्वीरें होती हैं वहाँ। टीवी के तमाम चैनल खामोशी के साथ दिखाते हैं प्रेम कथाएं और प्रेम गीत। सरकारें कूकती कोयल की तरह चुपचाप पास कर देती हैं प्रेम के समर्थन में सारे कानून। कहीं कोई विरोध नहीं होता। ऐसे दिन इस पृथ्वी पर नहीं है अभी, लेकिन कामना करने में क्या हर्ज है। एक और कविता है, टंगी हुई चीजों के बीच। एक ही खूंटी पर गुत्थम गुत्था है जीन्स और सलवार। पोसीदा कमरे में यह इकलौती खूंटी राधा कृष्ण की तस्वीर और सरकारी कैलेंडर की तारीखों में दूध का हिसाब समेटे लरजती है गुरुत्वाकर्षण में। टांगिए जा सकने वाला बहुत सा सामान है इस छोटे से कमरे में, मसलन कुर्ता और कमीज जो फर्श के बिस्तर पर सिमटे हैं पूरी जल्दबाजी में। सिरहाने के पास खादी का एक झोला, खिड़की के पास फर्श पर रखे स्टोव पर टिका है अखबार बिछाकर, और थाम रखा हिफाजत से उसने लेडीज पर्स को। यूं तो उस तस्वीर को भी दीवार पर टंगा होना चाहिए जो खिड़की के नीचे बने ताक में मसालों और रसोई के सामान के बीच एक युवा दंपति की मुस्कान बिखेर रही है। छोटे से बिस्तर पर बिछी इस चादर को धुलने के बाद अलगनी पर टंगा होना चाहिए था, जिसे एक बार उल्टा कर फिर से बिछा दिया गया है। एक सूटकेस पर 2 बैग, उन पर एक कंबल और रजाई, फिर उन पर कपड़ों की एक ढेरी, यानी बहुत सी ऐसी चीजें जिन्हें दीवार पर टंगा होना चाहिए। यूं हर दीवार पर ढेरों निशान है जीवन में बहुत गहरा धंसने की इच्छा के साथ खूंटी ठोकने की कोशिशों के, लेकिन दुनिया की दीवारें कहाँ पेबस्त होने देती हैं एक मामूली आदमी को, इसलिए वह कीलों को मोड़ देती हैं। मुड़ी हुई कीलों की तरह अपने ही भीतर धंसते 2 प्राणी सिमटे हुए इस बिस्तर पर एक ही चादर के भीतर। कमरे में जिस तरह सामान एक के ऊपर एक रखा है, यूँ लगता है जगह सिर्फ दीवार पर बची है। क्या इन दोनों को भी दीवार पर नहीं होना चाहिए अपना एक निजी स्पेस बनाते हुए। और ये अंतिम में एक छोटी सी कविता, एक सरल वाक्य। एक सरल वाक्य के सहारे न जाने कितने भीड़ों में चला जाता हूँ। भाषा की दुरूह पगडंडियों पर चलते हुए एक सरल वाक्य तक आता हूँ। इस जोखिम भरे समय में जब साफ साफ कुछ भी कहना खतरे से खाली नहीं, हर बात के 1000 मतलब हैं, कोई भी वक्तव्य गैर राजनीतिक नहीं। मैं मनुष्य के मन की सबसे गहरी राजनीतिक बात कहता हूँ।
मैं तुम्हें प्यार करता हूँ, यानी एक सीधा सरल वाक्य लिखता हूँ, यानी एक सीधा सरल वाक्य। धन्यवाद। और अंत में हमारे अध्यक्षीय कवि के रूप में मैं आदरणीय मदन कश्यप जी से आग्रह करता हूँ कि अपनी कविताएं प्रस्तुत करें। मदन जी। धन्यवाद प्रेमचंद जी। मैं सबसे पहले अपने सभी कवि मित्रों को बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूँ और धन्यवाद भी करना चाहता हूँ। बहुत अच्छी कविताएं पढ़ी गई। अच्छी कविताओं में कवियों के साथ साथ विषय का भी होगा। प्रेम पर लिखी गई कविताएं जब होंगी तो अच्छी ही होगी। दूसरी बात, सामने जो लोग बैठे हैं, कई बार नाम दिया गया है, फिर भी मैं देना चाहता हूँ कि मेरे लिए भी एक महत्वपूर्ण है कि थानवी जी बैठे हैं, ममता जी बैठी हैं। इतने दिनों से बहुत पुराना परिचय है, लेकिन काव्य पाठ शायद एक आध बार ही हम लोगों ने किया है। साथ साथ में आचार्य जी हैं और निरंजन को भी मैं एक छोटा आचार्य जी मान करता हूँ। वो है ही हमारे। आवाज़ नहीं जा रही है। न जाए तो और अच्छा, जाए तो अच्छा है, लेकिन ना जाए तो और भी अच्छा, कि कुछ बातें पता चले। और नवल शुक्ल भी हैं हमारे, पीछे सुभाष राय जी बैठे हैं, माथुर जी हैं, और सामने जो बैठे हैं हमारे, ये हमें आतंकित करने वाले कवि भी और आलोचक भी सब, देवशंकर नवीन, वरिष्ठ कवि उपेंद्र कुमार, ये हमारे देवेंद्र चौबे जी, राकेश राणो जी, जितेंद्र पटेल जी, और सबसे ज़्यादा डराने वाले राजाराम बहादुर जी जो आए हैं। तो ये सब जो है, आलोचक तो डराता ही है ना, तो ये सब बैठे हैं। इन लोगों के बीच भी ये कविताएं पढ़ी गई और सब लोगों ने सुनी। मैं अपनी ओर से सबके प्रति आभार प्रकट करता हूँ। मित्रों, मैंने अपने लिए जो समय तय किया था वह है कि 5 मिनट पढ़ेंगे सभी कवि, और जो अधिक पढ़ेगा उतना समय मैं अपना घटाऊंगा। तो मैं निगेटिव पहुँच चुका हूँ, ऋण में आ गया है। अब मेरे लिए कोई समय है नहीं। हाँ, बातचीत तो इसके बाद कोई सत्र नहीं है। नहीं, आराम से तो नहीं पढ़ूंगा, लेकिन मैं कायदे से तो मुझे पढ़ना नहीं चाहिए, बल्कि नकारात्मक का समय तो निगेटिव चला गया। जो मैंने तय किया था, जिनका पढ़ा है, जिन लोगों ने बोलना तो अध्यक्ष के कारण जरूरी है, पढ़ना जरूरी नहीं है। एक वाक्य जरूर कहना चाहूँगा मैं प्रेम कविताओं के लिए। इस समय जब बहुत हिंसक हो तो प्रेम सबसे बड़ा और सबसे विश्वसनीय प्रतिरोध होता है। प्रेम भी प्रतिरोधी है, हिंसक समय का प्रतिरोध। और हमारे समय में हिंसा बहुत है। वैसे भी भारतीय समाज का रिकॉर्ड रहा है, हिंसा बहुत पहले से भी रही है, और जाहिर है कि प्रेम भी रहा है। तो इसी रूप में प्रेम कविताओं को मैं देखता हूँ। पढ़ना पड़ेगा मुझे, तो मैं एक पुरानी कविता पढ़ता हूँ। पुरानी कविता का एक लाभ होता है, एक तो प्रेम कविता है, तो कुछ जब युवा थे तब की कविता पढ़ी जानी चाहिए, ये भी लाभ है। दूसरा, एक संदेह का लाभ मिलता है। अगर अच्छी न भी हो तो आप लोग कहेंगे अच्छा पहले अच्छी नहीं लिखते थे, अब शायद अच्छी लिखते होंगे। तो इस तरह से आप पुरानी कविता पढ़ के अपना बचाव कर सकते हैं। कुछ देर साथ चलो, कुछ देर साथ चलो, महानगर बनते शहर की काली सड़क पर, इस ढलती मगर जलती दोपहरी में चलना कठिन है, फिर भी कुछ दूर तक साथ चलो। यही समय है कि सड़कें सूनी है और तुम्हारा कुछ दूर दूर हटकर चलना भी साथ साथ चलने जैसा लगेगा। कुछ दूर हटकर चलना भी साथ साथ चलने जैसा लगेगा। थोड़ी देर निहारूंगा तेज धूप में दमकता पसीने से लथपथ तुम्हारा चेहरा, और कभी प्रकट नहीं होने दूंगा तुम्हें बाजू में समेट कर अंतरिक्ष की ओर भाग जाने की अपनी इच्छा। बस थोड़ा दूर दूर ही सही, थोड़ी दूर तक चलो। इस शहर में शामें सुनहरी नहीं होती, कोई ऐसी ममतामयी वाटिका भी नहीं जिसके एकांत के आंचल में थोड़ी देर दुबक सके हम। कोई झील नहीं जो हमारे स्नेह को दे सके शीतल स्पर्श। बस तपती हुई सड़क का निर्मम सुनापन है, और यह काफ़ी है कुछ दूर तक साथ चलने के लिए। कुछ दूर साथ चलो। एक छोटी सी कविता और तैयारी तो 3-4-5 कविताओं की थी ईमानदारी से, लेकिन अब समय नहीं है और ज़्यादा मैं धैर्य की इच्छा नहीं करना चाहता।
हालांकि इस कविता को पढ़ना चाहिए या नहीं ये मैं तय नहीं कर पा रहा हूँ, फिर भी पढ़ रहा हूँ। प्यार में पानी पर चलना न सीखा, बादल साफ उड़ना न सीखा, फिर क्या सीखा प्यार में। पानी पर चलना न सीखा, बादल साफ उड़ना न सीखा, फिर क्या सीखा प्यार में। धरती सा बिछना न सीखा, अंबर सा उठना न सीखा, फिर क्या सीखा प्यार में। और अंतिम पंक्तियां हैं। कांटों से लड़ना न सीखा, कांटों से लड़ना न सीखा, फूलों से डरना न सीखा, फिर क्या सीखा प्यार में। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं अपने सभी साथी कवियों का हार्दिक धन्यवाद करता हूं कि उन्होंने समय का भी ध्यान रखा और बहुत अच्छी कविता जो है। अब मैं अनुराग तिवारी जी को आमंत्रित करता हूं कि बहुत आभार गांधी जी। हाँ हाँ बिल्कुल, वो हम उस तरफ चलेंगे। अभी मैं जस्ट एक बात कह के बात यहाँ पे सत्र का को समाप्त करना चाहता हूँ कि बहुत कमाल की कविताएं यहाँ प्रेम अपने अलग अलग रंगों में हमारे सामने कविता के तौर पे उपस्थित हुआ। और जैसा कि मदन जी ने भी कहा, और ये है कि यदि प्रेम का रंग ना होता तो बहुत बड़ी बात यहाँ पे है कि यदि नहीं होता तो साहित्य जगत कितना खाली होता, ये पूरा तमाम जो सृजन कार्य है वो कितना बेरंग होता है, बेनूर होता है। तो और जैसा कि कवि कहते हैं, हेमंत देवलेकर कहते हैं कि कोई कैसे असफल हो सकता है प्रेम में, प्रेम होना ही सबसे बड़ी सफलता है। तो मुझे लगता है कि हम ऐसे सत्र के हिस्सेदार होकर हम सब यहाँ एक सफल हुए हैं। और विश्वरंग का जो ये संदर्भ था, इसका जो एक विषय था, इंदौर की प्रेम कविताएं, वो अपने आप में एक सफल सत्र साबित हुआ है। हम इसे याद रखेंगे इस बेहतरीन कविता पाठ को। तो आप सबका बहुत शुक्रिया। मेरे सामने हमारे प्रेरणा स्रोत बैठे हुए हैं, बहुत बड़े बड़े नाम हैं। आदरणीय नंद किशोराचार्य जी हैं, ममता मैम हैं, ओम थानवी जी हैं, राकेश रेणु जी यहाँ बैठे हुए हैं, प्रज्ञा दीदी मेरे बगल में बैठी हुई हैं, शंपा जी मेरे सामने हैं, अभी नीलेश जी भी यहीं थी। उन सब का और आप सबका बहुत धन्यवाद।